चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर किस पर पहुंचे हैं? 8 पर, है ना। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पहुंचे हैं और इसमें जो है आज आप एक नए सेट के साथ हम मिले हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो आज का सेट है इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर लेवल बहुत ज़्यादा अगर आप कम लेके चलते हैं हम लोग तभी समस्या होती है। बहुत ज़्यादा हाई भी जरूरत नहीं हम लोग को, मीडियम में ज़्यादा, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर है तो मीडियम में हम लोग को हिसाब से चलना पड़ेगा, जिसमें न ज़्यादा हार्ड प्रश्न में न ज़्यादा आसान, मीडियम में क्वेश्चन चलेगा। और ज़्यादा फोकस हम लोग अगर करने की ज़रूरत है तो हिंदी पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और जीके जीएस तो किसी का होने वाला है नहीं, है ना। वो हमेशा बेवफा था, बेवफा है और बेवफा रहेगा, ठीक है। मेरे पास समझ नहीं तो जीके जीएस आप पढ़ते रहिए, उससे होपलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आएगा तो सभी बच्चे उसको कर पाएंगे, नहीं आएगा तो कोई बच्चा भी इसको कर नहीं पाएगा, ठीक है। और ये हिंदी और मैथ और रीजनिंग ये आपके हाथ में है, इसको जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। सबसे इसमें अगर ठोस नंबर मिलता तो मैथ में मिलता है और रीजनिंग में, और हिंदी जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं कि टीचर आपको पढ़ा दिया है, अब आपको ज़रूरत है कितना आप रिवाइज कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। और जीके जीएस अब लगातार क्या पढ़ते रहिए कंटिन्यूस, ठीक है। इतिहास हो गया, इसमें थोड़ा बहुत देखते रहिए पुराना, फिर गांधी युग देखते रहिए, फिर आपका जो है 1885 से लेकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर के कुछ अधिवेशन देखते रहिए, कौन कौन अधिवेशन महत्वपूर्ण कहाँ हुए, यूपी में कौन कौन प्रमुख अधिवेशन हुए, इस सब से आप जो है जीके जीएस पढ़ते रहिए। और इसके बाद मैथ में क्या है, मैथ में चल रहा है, कोई दिक्कत होगा नहीं मैथ में, ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैथ में ज़्यादातर दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर और घर पे तो छूटने वाला नहीं प्रश्न, एक आध दो प्रश्न तो है ही, जाहिर सी बात है। एग्जामिनर ऐसा देगा कि सारे बच्चे उसमें क्या रहे उलझे, सारा आसान तो देगा नहीं, एक आध जो प्रश्न देगा थोड़ा सा जो होगा लेवल, ठीक है। चलिएगा हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, एक बार पहले मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। चलेगा, पहला प्रश्न यह है, किसी छात्रावास में छात्रों की संख्या 5400 से बढ़कर 6075 हो जाती है, हुआ। और छात्रावास को प्रति छात्र भोजन की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि भोजन पर खर्च में कोई वृद्धि न हो, समझा ना। सबसे पहले हम पता करेंगे कि छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरी बात सुना रहा है? तो छात्र पहले कितने थे बेटा? 5400। छात्र पहले जो 5400 है, अब छात्र कितने हो गए बेटा? 60-75। कितने वृद्धि हुई है बताइए, कितने वृद्धि हुई है? 675 की। चलेगा सर बेटा, 675 वृद्धि हुई है, कितना पर? 5400 पर ये वृद्धि हुई है। तो हम पहले पता करें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है संख्या मूल की, ठीक बेटा। तो ये जो अगर आप ये 00 किसको प्रतिशत करेगा? प्रतिशत को। ये 54 कितना और कटेगा? लगभग कटेगा, देखिए कितना काटे हम लोग, 5 से कटेगा तो है नहीं, 54 3 से काटे बेटा, पहले 3 से कटेगा ना, 3 से काटे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 बचेगा एक बेटा, 3 5 15, इसको 3 काटेगा ना, 3 1 3 3 8, अभी 3 से कटेगा शायद, 3 से काट दीजिए आप, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 6 18, अभी 30 कटेगा तो 30 काटेगा तो कितना आएगा? हाँ 3 से आएगा 25, अब 25 बटा के ना 2, 25 का मतलब 12.5। मतलब देखा जाए तो छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बेटा? 12.5% वृद्धि हुई है। ये छात्रों की संख्या में 12.5% वृद्धि हुई है। तो कह रहे जैसे ही छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई तो उसकी खपत में छात्रावास को, कह रहा है छात्रावास को, ठीक है, छात्रावास को प्रति छात्र भोजन की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि भोजन पर खर्च में कोई वृद्धि न हो, ठीक है, ठीक है। 12.5% कितना होता है याद है?
1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्या बेटा 1/8 होता है, दिख रहा है 1/8। 12.5% मतलब 1/8 होता है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, खर्च बराबर क्या होता है बेटा, कीमत, हाँ खर्च बेटा मूल्य गुणे खपत ना बेटा, मूल्य गुणे क्या होता है बेटा खपत। खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत, दिख रहा है, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत होता है। इसका मतलब खपत में आपको परिवर्तन ज्ञात करना है, खर्च बदलना नहीं चाहिए, तो खर्च हटा दीजिए आप, ठीक है बेटा, खर्च नहीं बदलना है, खर्च अपरिवर्तित, तो खर्च एक तरह से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया, इसको हटाएंगे तो खपत का रेशियो क्या होगा, मूल्य। तो मूल्य का मतलब यहाँ किसका प्रयोग करना हमको, संख्या, मूल्य को क्या रहेगा, संख्या, ये मतलब है। तो आपको संख्या में परिवर्तन निकालना, उनकी मतलब उनके संख्या में कितना, सॉरी खपत में, ये जो आया क्या है लगभग ये संख्या में आया, तो संख्या का जो अनुपात है अगर देखा जाए तो कितना बटा रहा है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो संख्या का अनुपात 8 से कितना हो जा रहा है 9, ये संख्या का अनुपात है। तो खपत का अनुपात इसका उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये नीचे आएगा बेटा, ये खर्च यहाँ पे 1 क्या रहेगा आपका संख्या, प्रोपोर्शनल क्या रहेगा खपत, तो मतलब खपत का अनुपात जो होगा उस संख्या का उल्टा होगा। तो संख्या 8 से 9 हो रही है, तो खपत कितना होना चाहिए, खपत कितना बेटा आपका 9 से कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। खपत में खपत 9 से 8 कमी करने कितने पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितना पर 9 पर, 1/9 मतलब कितना होता है, कितना परसेंटेज, देखिए कितना 1/9 कौन सा परसेंट आपका, देखिए विकल्प नंबर हो जाएगा आपका कितना होता है 1/9, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% इतना खपत में कमी करनी पड़ेगी। आपका विकल्प नंबर देखिए दूसरा सही है। अगर आपको यहाँ यदि आपको नहीं समझ आ रहा, सुना, यदि आपको नहीं समझ इतना कि सर कैसे डायरेक्ट 11 से 1/9% लिख दिए हैं, इसको आप भूल जाइए अभी फिलहाल में। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आप 100 से गुणा करिए, आ जाएगा 100 जो ही 100 से गुणा करेंगे ये किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, बदलेगा प्रतिशत में। अब 100/9 तो 9 से भाग 100 में, 11 और 99 आएगा, 11 में तो भाग जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 ऊपर लिखे नीचे कितना रहेगा यही लिखा गया 11 से 1/9। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिए, ठीक है। किसी छात्रावास में छात्रों की संख्या 5400 से 60-75 बढ़ जाती है, तो हम पहले पता थी ना, आगे कह रहा है कि छात्रावास को प्रति छात्र भोजन की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि भोजन पर खर्च में कोई वृद्धि ना हो, चलेगा। खपत में कमी करना चाहिए तो खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च आपका वही रहना चाहिए, खर्च कांस्टेंट, इसका मतलब संख्या नीचे आएगा 1 संख्या, है ना, अनुपात हो जाएगा खपत। इसका मतलब खपत का जो रेशियो होगा वो संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसके क्या होगा, विद्युत अनुपाती होगा, ठीक है। तो मैंने निकाला प्रतिशत, तो ये हो जाएगा कितना वृद्धि हो रहा है बेटा 6% वृद्धि, कितना पर 54, ये वृद्धि होगा, है ना। ये आपका हो गया, इसका मतलब इसको काट के छोटा किया तो आपका आएगा टोटल, ये आ गया 12/2 और 25/2। तो ये जो जीरो था, ये जीरो किसको शो करेगा, प्रतिशत का, वही प्रतिशत मैंने लगाया बाद में 12.5%, 12.5% मतलब 1/8 होता है। तो मतलब इसका जो इसका मतलब संख्या पहले 8 रही होगी तो एक वृद्धि होगी, 8 से वृद्धि हुई संख्या में 8 से 9 हो गया, तो खपत का अनुपात उल्टा होगा, 9 से 8 हुआ होगा। इसका मतलब 9 से 8 कमी 1 की हुई, कितना पर 9 पे, 1/9 आपको पता होगा 11 से 1/9% होता है। आपको समझ बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बोलिए, चला जाए, आए बेटा, चलेगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है। चले हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर, चला जाए, चलो रेडी हो गया आप लोग, चलेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई, आपको दिख रहा होगा प्रश्न, दिख रहा है, एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 सेमी अधिक है। ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या से 10 सेमी, 3 सेमी क्या है अधिक है। यदि ऊंचाई 10 सेमी, ऊंचाई कितना बेटा आपका, यदि ऊंचाई 10 सेमी है तो इस बेलन का आयतन कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करते पहले। बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 3 सेमी क्या है अधिक है, ठीक,
3 से अधिक, कौन अधिक है? ऊंचाई 3 से अधिक है आधा की त्रिज्या से, और ऊंचाई 10 से दिया है। हाइट कितना बेटा दिया गया? हाइट कितना बेटा दिया है? हाइट 10। इसका मतलब ये 3 से में ज्यादा होगा किससे? त्रिज्या 3 से में ज्यादा, तो ऊंचाई पता है, इसमें 3 से में कम कर देंगे, क्या मिलेगा बेटा? त्रिज्या आर कितना मिलेगा बेटा आपका? 7 में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करा बेलन का आयतन, पाई का मान दिया, देखिए बेटा पाई का मान उसमें दिया गया 22/, आपको बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहां देखिए इसमें 7 है तो इसलिए हम 7 लिख सकते हैं, 7 है। पाई का मतलब बायोमीटर का रहेगा 7, यहां पर लिखा आर स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू 2 बार रखना है, ठीक है। आर कितना बार बेटा है? 7, तो 7 2 बार लिखा जाएगा, क्लियर हुआ विवेक? चलेगा। गुणते एच, एच का मतलब 10, 1 7 7 कैंसिल कर देंगे, 22 सते 154, सबको पता होगा 22 सते कितना? 154, ना तो गुणा कर लेगा आपको, ये 0 हो जाएगा। 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 15 हो जाएगा, इतना सेमी क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ठीक है। हाँ, आपका पहला वाला आंसर क्या सही है? सेमी क्यूब आयतन, वो उसमें लिखा गया, ठीक है। ठीक है, चलो बची समय आपको चलेगा। चले हम अगले प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है आपको इसमें, कह रहा है कि बिंदुओं P और Q, तो इसको इरेज करते पहले, ठीक बेटा अनुज, देखिए ऐसे कह रहा है बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 400 किमी है, सही है। एक व्यक्ति 6 AM पर 6 बजकर ना सुबह AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से Q की ओर चलना शुरू करता है। हरी भाई, एक अन्य व्यक्ति जो 6:30 AM मतलब सुबह 6:30 बजे पर 30 किमी बटा घंटा की चाल से Q से P की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। किस समय आपस में मिलेंगे? दोनों मिलेंगे। सबसे पहली बात देखिएगा, ये यहां पे P है, ये यहां पे क्या है? Q है, दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी क्या देगा? 400 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच की दूरी कितना बेटा? 400 किलोमीटर। एक आदमी कितने बजे निकला बेटा? 6 बजे, 6 AM मिला, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से, हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी Q से निकल रहा है, जो P से निकल रहा है वो Q की ओर जा रहा है, जो Q से निकल रहा है वो कहां आ रहा है? P की ओर आ रहा है ना बेटा। इसकी स्पीड एक कितने? 6:30 बजे निकल रहा है, 6:30 पर, 6:30 चल रहा है, ठीक बेटा। तो ये इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात ध्यान दें, दोनों चल रहा, ये पहले चल गया, उसके आधी घंटा बाद ये चल रहा है, ये आधी घंटा चलने के बाद तब ये दोनों कहां मिलेंगे? आपको मिलने का समय करना है। सबसे पहले आप भी इसको आधी घंटा चलाइए, इसको भी 6:30 बजे चलाइए। क्या करें? इसको भी 6:30 बजे चलाइए आधी घंटा में। अगर बेटा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है ना, आपको पता है कि दूरी बराबर क्या बेटा होता है? दूरी बराबर इसके द्वारा 30 मिनट में चली गई दूरी, इसके द्वारा 30 मिनट चली गई दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र चाल गुणते समय। चाल कितना बेटा? 20, समय आधा घंटा, मतलब बेटा 2 घंटा ना बेटा, आधा घंटा हो जाए 30 मिनट, 2 काट कितना रहेगा? 10 किलोमीटर चल चुका था, तो 10 किलोमीटर निकाल दीजिए आप, 10 किलोमीटर माइनस कर दीजिए। अब कितना दूरी बच गई? 300, अब 390। अब ये भी 6:30 बजे हो गया, और ये भी क्या हो गया? 6:30 बजे। आपको पता कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, एक इधर से ले एक इधर से ले, उस कंडीशन में इन दोनों की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। सापेक्ष चाल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल जुड़ेगी। आपको पता है कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप उधर से कोई साइकिल लेके आ रहे हो, इधर से एक बंदा और साइकिल ले जा रहा है, दोनों उधर 20 की स्पीड से, आप 30 स्पीड से, जब लड़ेंगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी उस समय? तो तुम कुछ आ जाएगा आप लोग का, होगा ना 50 किलोमीटर, याद रखेगा। इसका मतलब
अब सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, इसको इरेज कर देना, ठीक बेटा आपको समझ में। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, अब ये इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड कितना है 30 है, तो सापेक्ष चाल कितना रहेगा 50 किलोमीटर घंटा। आपको टाइम निकालना, क्या निकालना टाइम मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे, अब उन दोनों को कितना दूरी तय करना है, हाँ 390 बटा कितना हो जाएगा 50, एक जीरो से चलेगा, 5 भाग लगभग कितना बच जाएगा बेटा 5 भाग, तो 5 7 35, 7 घंटा तो लगने वाला है बेटा, 7 घंटा, ठीक है 7 घंटा लगने वाला है। सुनेगा 7 घंटा हो गया आपका, 5 7 35 कितना हो जाएगा 4 बटा 5, ये जो आएगा क्या बेटा, ये जो आएगा घंटा आएगा, इसमें 60 से गुणा कर किसे मिलेगी मीटर मिलेगी, तो 5 से काटेगा कितना 12, बताओ बेटा 12 5 12 60 12 चौक, मतलब 7 घंटा 48 मिनट लगेगा, 7 घंटा 48 मिनट लगेगा। अब वो चलना कहाँ से स्टार्ट 6:30 से, है ना, 6:30 में अगर 7 घंटा जोड़ कितना हो जाएगा, अरे आप 6:30 बजे निकले थे ना, दोनों 6:30 बजे निकले हैं, है ना, तो 7 घंटा 7 के 13 हो जाएगा, 7 6 13, समझ रहे हैं, 13 का मतलब हो जाएगा 7 घंटा से जोड़ लिया, तो ये जो मिनट का मिनट जोड़े घंटा 7 से 13 हो गया, 13 मतलब कितना 12 के बाद कितना 13 बजता है, मतलब 1 बजने वाला है, ये जो मिनट जोड़ेंगे आप, ये मिनट क्या हो जाएगा 8, दिख रहा है आप नीचे 8 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट का 1 घंटा होगा, इसमें 60 मिनट निकाल लीजिए आप, जब 60 मिनट निकालेंगे 1 घंटा निकलेगा, 7 घंटा ये सॉरी ये आपका 13 घंटा ये था, 13 बज गया, 1 घंटा और जोड़ कितना आएगा 14 बजेगा, 14 का मतलब कितना बज रहा है 2 घंटा, 2 बज रहा है, यहाँ से कितना मिनट बचा बेटा 18 मिनट, तो 2 बज के कितना हो जाएगा 18 मिनट हो जाएगा, ये 12 के बाद समय चेंज होता है, क्या रहेगा पीएम, तो बेटा 12 के बाद पीएम हो जाएगा, तो 2 बज के 18 मिनट पर आपका विकल्प नंबर कौन सही है, आपका विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है। क्लियर हुआ क्या, और कुछ क्लियर है प्रश्न आपका आया था, चले हम आगे, ठीक है, सुबह थोड़ा राशन वासन लेके आया करिए आप लोग, 4 घंटा बैठना है, तो राशन जब रहेगा तभी जो है कि काम हो पाएगा, ठीक है। इस मामले में लड़कियां ठीक होती, खा के चलती, बिना खाए हिलने वाली तो है नहीं, ठीक है। एक बार इसको फिर समझा बेटा, आपको फिर समझाएगा, हाँ एक बार समझा दे, तीसरा आपको पूछना पड़ेगा, मुझे पता है कि आपको नहीं समझा है, आपको नहीं समझा थे, आपकी जिम्मेदारी पूछना ना कि हमको नहीं समझ, बताइए, आप चुपचाप बैठी हैं, अब मैं सबके अंदर घुस के देखूं, आपको नहीं समझा, पूछो, समझ नहीं जाएगा। देखिएगा सबसे पहले एक आदमी जो है, देखिए P से Q तक 400 किलोमीटर दूरी है, एक आदमी P से निकल रहा है 20 की स्पीड से, एक आदमी Q से निकल रहा है 30 की स्पीड से, लेकिन पहला आदमी निकल रहा 6 बजे, दूसरा आदमी कितना निकल रहा है 6:30 बजे, तो मैं इसको भी दोनों को समान समय पे चलाइए, तो इसको भी 6:30 बजे चलाइए, तो आधी घंटा कितना चलेगा, एक देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, आधा घंटा में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चल दिया, अब दूरी बची कितनी बेटा आपका 390, अब दोनों को दूरी दोनों को तय करना है, इधर से 20 की स्पीड से, है ना 20, इधर से 20 की स्पीड से, इधर 30 की स्पीड, दोनों चलेंगे एक दूसरे के विपरीत, तो चाल जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल 50 हो जाएगा। अब दूरी आपका 390 है, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 390, चाल है 50, मैंने काट दिया, अब 5 से भाग दिया, 5 7 35 7 आ गया, बचा 4 घंटा 4 बटा 5 घंटा बचा है, इसको मैंने मिनट बदला, 5 से काट दिया, 60 से गुणा करके 5 से काट दिया, 12 48 मिनट, 7 घंटा 48 मिनट लगा बेटा, और उसमें 6:30 बजे चला है, तो 6:30 बजे चला है 48 घंटा, तो ये मिनट को मिनट में, घंटा को घंटा में, 7 6 13 बज गया, 13 मतलब 1 बज गया, इधर छोड़ेंगे तो आप 78 मिनट है, 78 मिनट में 60 अलग कर लीजिए, ताकि 1 घंटा बन जाएगा वो, तो 60 अलग करेंगे तो 12 घंटा 13 घंटा ही 1 घंटा, मतलब 13 बज कर ही 1 घंटा और 14 बज जाएगा, 14 बजने का मतलब कितना बज रहा है
2 बज रहा है और यहाँ से 18 मिनट बचेगा, 2:18, 12 डाक क्या मतलब क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा, PM। क्लियर हुआ? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। बेटा लोग ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। बेटा लोग देखें यहाँ से 2 बिलियन A और B, मैं पूरा सवाल एक बार पढ़ा हूँ, मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। 2 बिलियन A और B जिनमें दूध की सांद्रता, किसकी सांद्रता दिया बेटा, दूध की सांद्रता क्रमशः 40% और 75% है। ए वाले में दूध की सांद्रता कितनी है, 40%, बी वाले में दूध की सांद्रता कितनी, 75% है। मिलाकर 140 लीटर विलयन बनाएगा, दोनों को मिला दिया गया, मिला के कितना लीटर का विलयन बना बेटा, 140 लीटर का विलयन बना दिया गया, चलेगा। अब कह रहा है यदि परिणामी विलयन में दूध की सांद्रता 52% है, परिणामी विलयन में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की सांद्रता 52% है, तो परिणामी विलयन में ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। ए की मात्रा तो आपको पता कर एक अनुपात कितना है या ए की मात्रा कितनी है, ठीक है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे लगेगा, मैंने बताया था जब ऐसी कभी स्थिति आती है कि 2 बिलियन है, इसमें से 5% इसका लिया गया, इसमें से 5% निकाला गया जो दूध की सांद्रता को, इसमें 10% दूध की सांद्रता को, दोनों को मिला करके एक नई सांद्रता वाला बना दिया गया, विलयन बना दिया है। तो ये किस अनुपात में थे, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम लगेगा आपका। क्या करेंगे यहाँ पे, ए बिलियन है, संयोग देखें यहाँ पे दिख रहा है ए और बी, संयोग से यहाँ पे दोनों में दूध की सांद्रता दी गई है, अगर नहीं दिया गया था तो हम दूध की सांद्रता पहले क्या करते, निकालते। ए वाले में दूध की सांद्रता कितना दिया बेटा, 40%, बी वाले में कितना दिया गया आपका, हाँ 60, 75% दिया गया, 75% दिया गया, 75%, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे बेटा दोनों को मिला के कितना बना बेटा, हाँ 52%। यहाँ इसका अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, कितना इन दोनों का अंतर, 5 मिले 2 जाएगा 30, 7 मिले 5 जाएगा 23%। इधर कितना अंतर बेटा आपका, 12% का अंतर है, लिखिए। इन दोनों अनुपात निकालेंगे, ठीक बेटा, विवेक समझ आ रहा आपको। देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, मतलब 23 रेशियो कितना बेटा आ गया, 12। जो ए वाला है उसका मतलब 23 यूनिट है, बी वाला कितना बेटा आपका, 12 यूनिट। आपको जबकि 140 लीटर दिया, देखिए 140 लीटर कितना का मान दिया गया, 140 लीटर कितना का मान दिया गया, दोनों परिणामी विलयन के मान, तो परिणामी विलयन मतलब 23 यूनिट ये है और 12 यूनिट ये, कुल मिला कितना बेटा आ जाएगा, 35 यूनिट। ये जो 35 यूनिट का मान दिया गया, आपसे पूछ रहा है ए की मात्रा, ए की मात्रा मतलब 23। अगर आप एक जवाब यही दे सकते, 23 का मान निकालना, 23 का हम लोग उसमें मल्टीपल खोल लेते हैं। 23 का मल्टीपल देखिए कौन सा उसमें दिख रहा है आपको, 92, 48 तो 23 का मल्टीपल है नहीं, 65 नहीं है, 57 नहीं, लेकिन 92 23 का मल्टीपल है। इस तरह से आंसर आपका 92, पहला विकल्प हम लोग छांट लेंगे, नहीं सुना 23 का मल्टीपल, नहीं तो हम 23 का वैल्यू निकालेंगे। 140 लीटर दिया था, कितने का मान दिया था, दोनों को मिला करके मतलब 35 लीटर का मतलब 35 यूनिट का मान दिया था। आपको निकालना है ए का हिस्सा, ए वाले में दूध की सांद्रता, तो 23 यूनिट का मान निकालना है। ये देखिए आपको पता 35 गुना 70, 2 बार में 70, तो 70 गुना 40 होता है बेटा, ये 4 गुना है, क्या गुना है, 4 गुना है, और 23 चौके 92, मतलब 92 लीटर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका पहला सही है। क्लियर हुआ आपको, आया नहीं था लेकिन सारे तो 60 बोले, 60 बोले किससे, अच्छा सॉरी 60 बोला तुम्हें, 60 बोले, अच्छा चलिए ठीक, मेरी गलती थी, ठीक है। चलो बेटा, चला जाए, चलेगा। प्रश्न नंबर 5 बेटा ना, ठीक है। 5वां प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, मैं प्रश्न बोला हूं, मिला लीजिए आप लोग। 8 लड़कियां
और 12 लड़के एक काम को 4 दिन पूरा कर सकते हैं, ठीक। और जबकि 10 लड़कियां 6 लड़के उस काम को, मतलब उसी काम को 6 दिन पूरा कर सकते हैं, तो 5 लड़कियां और 3 लड़के इस काम को पूरा करने में को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्लियर हुआ? आपका ऑप्शन दिया 12, 14, 11, 13 दिया गया, ठीक है, इतना दिन दिया गया है। चलिए 8 लड़कियां, मान लीजिए एक लड़की की क्षमता, जो लड़की उसकी क्षमता, क्योंकि एक लड़की की क्षमता जी है, गर्ल बोलते हैं लड़कियों को। इसके बाद 12 लड़के बॉय, एक लड़के की क्षमता वाले बी है, ठीक है। इस हिसाब से कितनी लड़कियां बेटा, पहले कहें कितनी लड़कियां हैं? 8 लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा 8 जी। अगर एक लड़की की क्षमता आप जी मानते हैं तो 8 लड़की तो 8 जी हो जाएगा, प्लस 12 लड़के, एक लड़के की क्षमता आपने क्या माना बी है, तो 12 लड़के क्षमता क्या जाएगा 12 बी। ये दोनों मिल कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन, सॉरी, ये 4 दिन काम कर रहे हैं। अब क्या कर, यही काम कितने बच्चे आगे, यही काम कितने कर रहे हैं? जबकि 10 लड़कियां, मतलब 10 जी, कितने लड़के बेटा? 6 बी, 6 लड़के मिल कितने दिन कर रहे हैं आपके? 6 दिन कर रहे हैं। यहां से क्या करिए आप, 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 का अंदर गुणा करेंगे 8 दूना 16 जी, प्लस 12 गुणा के 24 बी, इधर गुणा करेंगे 3 का 10 तिया 30 जी, अब कितना लड़ जाएगा 18 बी। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 16 जी और 30 जी इधर आएगा तो अंतर कितना हो जाएगा? 16 जी और 30 कितना रहेगा? 14 जी इधर आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये मान जाएगा 24 में से कितना रहेगा 6 जी, ये बेटा बी रहेगा, सॉरी बी रहेगा। यहां से बी और जी का अनुपात निकालिए बेटा, जी को नीचे कर दीजिए थोड़ा, एक और 2 7 14, 2 तिया, ये बी नीचे आएगा तो जी बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा के 7। इसका मतलब लड़कियों की क्षमता कितनी है 3 और लड़कों की कितनी है 7। तो बेटा अब चाहे इसमें रख करके चाहे इसमें टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल कुल काम निकालिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क 3 एक दिखा है, यहाँ जी का मान 3 है, 8 तरीके 24 प्लस बी का मान 7, 12 7 84 इंटू कितना बेटा हो जाएगा 4। टोटल वर्क कितना हो गया 4 4 8 हो बेटा, काटी मत, गुणा मत करिए, 4 4 8 हो बेटा, 8 2 10, 108 गुण तो क्या होगा 4। ये टोटल वर्क है। इस काम को कितने लोगों से करवाना है? इस काम को कितने से करवाना है? इस काम को करना 5 लड़कियां और 3 लड़के। 5 लड़कियां मतलब 5 जी, 3 लड़के मतलब 3 बी, इतने लोगों से करवाना है ना बेटा, नहीं समझ? तब 5 को 5 जी का मान कितना है बेटा 3, तो 5 तिया 15 और बी का मान कितना 7 तरीके 21, कुल कितना रहेगा? अब 36 के हिसाब से कितने लोग काम करेंगे? 36 से बात दीजिए आप टोटल वर्क में, 36 कम 36, 36 तिया 108 हो बेटा, 36 तिया 108 हो जाएगा, 3 चौके 12, मतलब आप जो है 12 दिन में काम होगा। सवाल ठीक ठाक। एक बार फिर बेटा समझ लीजिएगा, 8 लड़कियां 12 लड़के किसी काम को 4 दिन करते हैं, उसी काम को 10 लड़कियां और 6 लड़के मिलकर 6 दिन पूरा कर रहे हैं। ये उसी काम को यहां से मैंने जी और बी में अनुपात निकालिए, ठीक है। तो ये 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 2 का अंदर गुणा किया, 2 8 16, 2 12 24 बी, 10 3 30 जी, 3 6 18 बी। यहां से 16 जी और ये आएगा इधर घट जाएगा, 16 जी 30 जी का अंतर कितना आएगा 14 जी, ये जाएगा 24 बी, 18 बी के पास वहां घट जाएगा, अंतर आएगा 6 बी, 2 से काटा, 2 7 14, 2 3 6, तो बी के नीचे कर दिया, जी बटा बी का मान आएगा 3/7। ये इनकी क्षमता का अनुपात होगा, समझ रहा है? अब क्या होगा, टोटल वर्क चाहे यहां से चाहे यहां से कहीं भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहां से निकाल लिया हूं 8 जी मतलब 8, क्योंकि जी का 3, 8 के 24 प्लस बी का मान 7, 12 से 84, बाहर 4 है, ये गुणा करेंगे, इनको जोड़ के 108 प्लस 4, ये छोड़िए, ये आपका एक इतना आया था, ये काम आया था। लेकिन अब आपको यही काम जो है 5 लड़कियों और 13 लड़कों से करवाना है, 5 लड़कियां और 3 लड़कों से करवाना है। तो आपको पता कि एक लड़के की क्षमता 3 है, तो 5 लड़की की क्षमता कितना रहेगा 15, और एक लड़की की क्षमता 3 है तो 5 लड़की की क्षमता हो जाएगा
5 से 15, एक लड़के की क्षमता 7 है तो तीन लड़कों की क्षमता 21 रहेगा। टोटल मतलब ये दो काम मिल करेंगे 36 काम करेंगे एक दिन, 36 काम हो जाएगा बेटा। एक दिन 36 काम, 108 गुणे 4 काम कराना था 36 से हिसाब, 36 से बाद 36 से 108, 3 चौके 12 बाद में काम हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत? सवाल अपने आप एक नंबर का सवाल था, ठीक है। चला जाए अगले प्रश्न वाले, इसको ऐसे चल बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर अगला दिया बेटा आपका, ठीक है। हाँ प्रश्न चले लो ना, क्यों जी चले बेटा, चले अगले प्रश्न चलो बेटा, चलेगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है P का मान Q के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जो P का मान है, सॉरी, जो P का मान है वो Q के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, सही है। यदि Q का मान 4 हो, P का मान 48 होगा। जब इस प्रकार संबंध दिया है, यदि Q का मान क्या है 4 है तो P का मान कितना होगा 48 होगा, ठीक है। तो जब P का मान 243 है तो इस Q का मान क्या होगा, इसका मान बेटा यहाँ देखिए, यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे बेटा, आप यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। P अनुपात Q स्क्वायर दिया, यहाँ P बराबर करेंगे, यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा K, फिर Q स्क्वायर लग जाएगा आपका। P का मान कितना बेटा दिया गया, हाँ पहले करने P का मान कितना बेटा दिया गया, सॉरी Q का मान 4 दिया गया, तो उस समय P का मान कितना है 48, तो P का मान 48 है, जब Q का मान कितना होता है 4 रखेंगे तो 4 चौका बेटा कितना हो जाएगा 16, 16 आएगा नीचे, 16 आएगा नीचे, भाग देंगे 16 3 आएगा, तो K का मान कितना आ गया, K का मान 3 आ गया। अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि जब P का मान 243 होगा तो Q का मान क्या होगा। अब P का मान 243 होना है, K का मान आप निकाल लीजिए, बदलने वाला है नहीं 3, तो Q का मान क्या होगा, जब P का मान 243 है तो Q का मान क्या होगा, क्लियर हो रहा है। देखिए ये 3 आएगा भाग देंगे बेटा, ये 3 आएगा भाग देंगे ना, तो 3 और 24, 3 है कम 3 बराबर Q स्क्वायर हो जाएगा, हुआ। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो करीब चला जाएगा बेटा, दोनों पक्ष को वर्गमूल निकालेंगे, नहीं समझ आ रहा तो ये स्क्वायर है, हटेगा वर्गमूल, इधर आएगा तो रूट पे चला जाएगा। 81 का वर्गमूल क्या होगा बेटा 9, 9 बराबर Q, अर्थात Q का मान क्या होगा 9 होगा, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 3 सही, और मस्त प्रश्न है ये, लगा बेटा आपका, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर आया तो नहीं अभी, चला जाए अगले प्रश्न पर, चला जाए भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर आप 6 पे बेटा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सॉरी प्रेस यूज कर दें, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या करा, सुनेगा, 18 पेनों को 660 रुपए में बेचने पर, बात समझे, 18 पेनों को 660 रुपए में बेचने पर 4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर सुनिए बात समझेगा, हम लाभ की गणना किस पर करते हैं, क्रय पर, हम कितना खरीदते हैं, हमें कितना फायदा हो रहा है, बात समझे। पहले कह रहा है कि 18 पेनों को 660 रुपए में बेचने पर 4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन 33, 45, 30 और 22 रुपए, बात समझ। 18 पेनों को कितने में बेचा जाए बेटा 660 रुपए में, 18 पेनों का जो विक्रय मूल्य दिया गया, बात समझेगा, 18 पेन का विक्रय, 18 पेन का जो विक्रय है वो कितना दिया बेटा आपका दिया 660 रुपए। लेकिन 18 पेन को जब 660 रुपए में बेचा जा रहा है तो 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ।
इसका मतलब हमें 4 पेन निकाले, बचा कितना, बात समझेगा, 4 पेन के बराबर हमें लाभ होता, अर्थात हमने कितना खरीदा था पेन, नहीं समझा। प्रश्न एक सुनिए, कह रहा है 18 पेनों को 660 रुपए में बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 18 हमने 18 पेन 660 में बेच दिया, हमें 4 पेन का लाभ हो गया, अर्थात हम 18 पेन अगर खरीदे रहेंगे तब बेचे कितने पेन, अरे कितने पेन खरीदे रहेंगे, हाँ 22, भाई 4 का फायदा हो रहा है ना, नहीं पास बेटा, 4 का फायदा नहीं। इसका मतलब वो जो दिया गया है 18 पेन का मूल्य जो विक्रय मूल्य दिया है वो 22 पेन का क्रय मूल्य दिया गया है, नहीं समझा, क्योंकि 18 को बेचे तभी हमको 4 का फायदा हो गया। इसका मतलब अगर 18 खरीदे रहेंगे तो 4 का फायदा हो रहा, अर्थात हम जो 22 हमारा जो 22 का क्रय था वो 18 में विक्रय बराबर हो गया, नहीं समझ बेटा। 22 का जो 18 का जो कौन सा मूल्य है, 18 का जो विक्रय मूल्य है, 18 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो किसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, 4 का फायदा हो रहा है, 18 4 22, मतलब हमने 22 पेन खरीदा, इसका मतलब हमने जितना 18 पेन बेच के कमा लिया उतना हमने 22 पेन खरीदा था, इसका मतलब तभी ना 4 पेन का फायदा हो रहा है, नहीं बात समझा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 18 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वो 22 पेन के क्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा, मेरी बात समझे आप। 18 पेन का जो विक्रय होगा वो 22 पेन का क्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर, मेरी बात आप समझे नहीं समझे, तभी ना बेटा फायदा होगा हमें, कम वस्तु बेच के ज्यादा वस्तु के दाम निकाले तभी तो फायदा होगा हमें। इसका मतलब 18 पेन का विक्रय मूल्य कितना दिएगा, बराबर 22 पेन का विक्रय दिया गया, एक पेन का निकालना है, ये कहां से आएगा, 22 नीचे, यहाँ देखो एक पेन का क्रय, एक पेन का क्रय 22 से कम 22 थी यहाँ 66 होगा, एक पेन का क्रय कितना बताएगा 30 रुपया। क्लियर हो प्रश्न नहीं आप लोगों को, आपका क्यों नहीं आया बेटा, बहुत ज्यादा प्रश्न को सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचोगे तो यही समस्या हो जाएगी, हानि होती है ये माइनस कर देंगे, ठीक है, हाँ जब हानि हो तो ये माइनस कर देंगे, समझा आपको, चले आगे से